केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। हम चैप्टर 11 कर रहे थे ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट, उसका ये लेक्चर 3 होने जा रहा है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 रिकॉर्ड हो चुका है, उसको विजिट करें तभी लेक्चर 3 अच्छे से समझ में आएगा और इसके जो फर्दर लेक्चर्स अपलोड होंगे वो भी अच्छे से समझ आएंगे। शुरू करते हैं फिर। हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, यहाँ से हम शुरू करेंगे आज। उसके ऊपर तक हम ख़त्म कर चुके थे। वी नो दैट द रूट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इनटू प्लांट्स। ठीक, प्लांट में जो भी वाटर मतलब प्लांट में जो आता है ज़्यादातर जो होता है वो रूट से आता है। रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है फिर पूरे प्लांट में फैलता है उसको। ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी दैट इज़ वाई वी अप्लाई वाटर टू द सॉइल एंड नॉट ऑन द लीफ। और इस वजह से हम रूट में पानी डालते हैं, पत्तों पर नहीं डालते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज मोर स्पेशली द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स। जनरली रूट हेयर का काम होता है, रूट में रूट हेयर का काम होता है। That are present in millions at the tip of the root देखने को मिलेगा ये। रूट हेयर्स आर थिन वॉल्ड सिलेंडर एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मिस। जो रूट हेयर होते हैं वो रूट के एपिडर्मिस से, ठीक है, एपिडर्मिस से निकलेगा। एक सेल सिंगल सेल होते हैं, लेकिन ये एपिडर्मिस का सिंगल सेल से हमारा रूट बनता है। थिन वॉल्ड सिलेंडर एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मिस सेल्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद मिनरल्स सॉल्यूट्स। वाटर जो होता है उसमें मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर के साथ साथ। बाय द रूट हेयर्स प्योरली बाय डिफ्यूजन के प्रोसेस से। वंस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स इट कैन मूव डीपर इनटू रूट। ठीक, मतलब रूट से एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो और रूट के अंदर हो जाएगा डीपर में लेयर बाय 2 डिस्टिंक्ट पाथवे। रूट के जाएगा अंदर और उसमें 2 पाथवे होंगे, एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे, एक होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट पाथवे जो होगा इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वाटर दैट इज कंटिन्यूस थ्रू द प्लांट एक्सेप्ट द कैस्पेरियन स्ट्राइप्स ऑफ द एंडोडर्मिस इन द रूट। एपोप्लास्ट सिस्टम जो होगा वो जो उसके बगल में जो एडजेसेंट सेल्स होंगे उसके थ्रू फैलेगा, जो वाटर होगा उसके थ्रू जाएगा, पर कैस्पेरियन टिप में नहीं जाता है। द एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर अकर एक्सक्लूसिवली मतलब एक्सक्लूसिव जो होगा वो थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस होता हुआ जाएगा वो एंड द वॉल ऑफ द सेल्स, वॉल से होते हुए मतलब इंटरस्पेस वॉल्स और मेम्ब्रेन के बीच में से होता हुआ जाएगा बीच से। ये एपोप्लास्ट हो गया। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्लोजिंग ऑफ सेल, मतलब सेल के अंदर तक नहीं घुसेगा, सेल के ऊपर जैसे कि यहाँ से जाएगा ऊपर, सेल के अंदर नहीं जाएगा सीधा, इसके अंदर ऐसा नहीं घुस जाएगा, ये ऊपर से होता हुआ जाएगा ऐसे सेल और मेम्ब्रेन के बीच से, हर सेल के। ये हमारा कैस्पेरियन टिप है, फिर सेल में पहुंच जाता है ऐसे करके। दिस मूवमेंट इज डिपेंड ऑन द ग्रेडियंट पे डिपेंड होगा। द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो से होगा और इसमें कोई बैरियर नहीं होगा एपोप्लास्ट में। एज वाटर evaporates into the intersurfaces of or the atmosphere tension develop in the continuous stream of water in the apoplast. Hence mass flow of water occurs due to the adhesive and cohesive property of water. तो जो मास फ्लो हो रहा है वो हमारा वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके होते हैं और उसको अगर आप आगे थोड़ा ले जाएंगे यहाँ पे समझ लो वाटर का मॉलिक्यूल H2O
यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है H2O, तो अगर इसको पास में अगर लाएंगे इसको तो ये दोनों ऐसे चिपक जाएंगे। फिर इसको थोड़ा अगर मूव करा जाएगा तो ये भी साथ में आ जाएगा, इसमें चिपक जाएगा ऐसे फोर्स। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी पानियों में देखने को मिलता है। तो जब वाटर मूव करता है उसके मॉलिक्यूल्स, तो साथ साथ में जो उसके और बाई बहन होते हैं बगल वाले मॉलिक्यूल्स, वो भी साथ चल देते हैं। द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पे क्या है, सीधा प्रोटोप्लास्ट तक भी होते हुए गुजरेगा पानी, सेल के अंदर तक चला जाएगा। वो सेल मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में से जा रहा था और सिम्प्लास्टिक में अंदर तक जाएगा। नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड्स थ्रू प्लाज्माडेस्माटा। प्लाज्माडेस्माटा से जुड़े होते हैं सेल्स। ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट द वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल्स देयर साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म से इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्माडेस्माटा। और जो इंटरसेलुलर का जो मूवमेंट होगा पानी के अंदर का, मतलब सेल के अंदर, वो प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू होगा। वाटर हैज़ टू एंटर द सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन से एंटर करेगा। हैंस द मूवमेंट इज़ रिलेटिवली स्लोअर। तो मूवमेंट जो होगा स्लो होगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ रहा है। मूवमेंट इज़ अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। So plastic movement may be aided by cytoplasmic streaming. You may have observed cytoplasmic streaming in cells of the hydrilla leaf. Hydrilla leaf में क्या है कि देखे होंगे आप cytoplasmic streaming क्या होती है। The movement of a chloroplast due to streaming is easily visible. जो पानी की मूवमेंट होती है वो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू उसको हम आराम से देख सकते हैं हाइड्रिला लीफ में। ये बताया जा रहा है यहाँ पे सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर विया द एपोप्लास्ट। जनरली जो होता है वो एपोप्लास्ट के थ्रू होता है। सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हेंस ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। क्योंकि जो कॉर्टिकल सेल होते हैं वो लूजली पैक होते हैं और वो पानी को नहीं रोक पाते हैं, अच्छे से नहीं रोक पाएंगे, नो रेजिस्टेंस रहेगी उनके लिए, तो आराम से वहाँ से फ्लो करते हैं। तो जहाँ से आराम से फ्लो होगा तो वहीं से जाने की कोशिश करेगा वाटर भी। However, the inner boundary of the cortex, the endodermis, is impervious to water because of a band of suberized matrix called the Casparian tube। और यहाँ पे Casparian stripe देखने को मिलेगा जो कि सुबेरियन से बना होगा, सुबेरियन मैट्रिक्स से। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू पेनिट्रेट द लेयर। और इसको वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, सुपराइज्ड होता है ये। सो दे आर डायरेक्टेड टू वॉल रीजन दैट आर नॉट सुपराइज्ड। तो वॉल रीजन के थ्रू से जाएंगे जब सुपरलाइन वहाँ नहीं देखने को मिलेगा इनटू द सेल्स ऑफ सेल के अंदर प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन के थ्रू। द वाटर देन मूव्स थ्रू द सिम्प्लास्ट एंड अगेन क्रॉस अ मेम्ब्रेन टू रीच द सेल्स ऑफ द जाइलम। फिर वो सिम्प्लास्ट से तो जाएगा और जाइलम की में चला जाएगा। मतलब पहले वो किससे आ रहा था, जनरली एपोप्लास्ट से आता है, वो कोई टेंशन नहीं है। पर जब वो सिम्प्लास्ट से आ रहा है उसको पर फिर से उसको एपोप्लास्ट में जाना पड़ता है, जहाँ पे हमें कैस्पेरियन स्ट्राइप देखने को मिलेगा। कैस्पेरियन स्ट्राइप उस जगह पे इसकी मजबूरी होती है एपोप्लास्ट को फॉलो करना, एपोप्लास्ट मूवमेंट को, और वो सेल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में से उसको डालना पड़ता है क्योंकि यहाँ से पास नहीं कर सकता वो। फिर वहाँ से जब मूव कर देता है, जब कैस्पेरियन स्ट्राइप को पास करने के बाद फिर वो अपने सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को शो करता है। फिर सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में साइड टू सेल मूव करता है। द वाटर देन मूव्स थ्रू द सिम्प्लास्टिक एंड अगेन क्रॉसिंग अ मेम्ब्रेन टू रीच द सेल ऑफ द जाइलम और जाइलम तक पहुँचता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर्स इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस। जो पानी का मूवमेंट होती है रूट लेयर्स में वो भी सिम्प्लास्टिक होती है। दिस इज़ द ओनली वे वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स कैन एंटर द वेस्कुलर सिलेंडर। और यही एकमात्र तरीका है जहाँ से वेस्कुलर सिलेंडर तक पहुँचा जा सकता है, पानी पहुँचा जा सकता है। वंस inside the xylem, water is again free to move between cell as well as through them। एक बार जाइलम तक पहुंचने के बाद फिर वो सेल टू सेल मूव कर सकता है हमारा
water. In young roots, water enters directly into the xylem vessels and or tracheids. जब यंग रूट होता है तो वो सीधा xylem vessel में चला जाता है, फिर tracheids में. There is no living conduit and so are parts of the hypoplast. The path of water and mineral ions into the root vascular system is summarized. यहाँ पे देखिए, ये देखिए सेल रूट से आया है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट दिखा रहा है. ये सेल के अंदर तक देखो, सेल के अंदर से होता हुआ जा रहा है, सेल के अंदर से कहीं पे भी क्रॉस करते हुए जा सकता है. यहाँ तक भी पहुँचा है. यहाँ पे आने के बाद फिर इसने यहाँ पे मेम्ब्रेन में दाखिल किया है. मेम्ब्रेन के बाहर मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे पहुँचा है. जैसे कि ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन और ये रहा हमारा सेल वॉल. तो यहाँ से पानी होता हुआ जाएगा. ये हाइपोप्लास्ट है और ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन और ये रहा हमारा सेल वॉल. और पानी अगर यहाँ से होता हुआ जा रहा है सेल के अंदर से होता जा रहा है, तो ये हमारा दूसरा वाला है जो कि है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट. सिम्प्लास्टिक मूवमेंट. इसके बाद ये जो तो यहाँ पे एक है एंडोडर्मिस. इसके बाद हम एंडोडर्मिस के बाद पहुँचेंगे. फिर अंदर वाला जो लेयर होता है यहीं पे हमको देखने को मिलता है ना एंडोडर्मिस. ये देखिए एंडोडर्मिस, यहीं पे हमें कैस्पेरियन इस टाइप देखने को मिलता है. और ये तो हमारा सिम्प्लास्टिक हो गया. अब एपोप्लास्टिक देखिए, ये यहाँ से देखो होते हुए जा रहा है. ये रहा यहाँ से होते हुए दोनों के बीच में से होते हुए जा रहा है. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में से पहुँच रहा है ये. तो फिर यहाँ पहुँचा है. तो आपसे बन नहीं पा रहा है, दिख नहीं रहा ना बनाते हुए, इसलिए समझ में आ गया होगा. आई होप, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा अब तक. कैस्पेरियंस टाइप हो गया और फिल्म ऐसे होता हुआ फिल्म तक पहुँचेगा. ये हमारा पेरिसाइकल कैस्पेरियंस टाइप. Some plants have additional structures associated with them that help in water and mineral absorption. कुछ प्लांट्स के बाद एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जो कि उनके साथ जुड़ा होता है और जो कि मदद करता है इसके मूवमेंट में, किसके वाटर और मिनरल के मूवमेंट में मदद करता है. A mycorrhiza is a symbiotic association of a fungus with a root system. mycorrhiza होता है फंगस का एक symbiotic association होता है. इसमें क्या होता है कि जो फंगी होते हैं वो हमारे रूट से जुड़े होते हैं, ठीक है. इसको mycorrhiza बोलते हैं. mycorrhiza फंगी, माइको को फंगी बोल सकते हैं और राइजा मतलब रूट. द फंगल filamentous from a network around the young root. और मतलब ये जो फिलामेंटस फॉर्म के होते हैं और ये एक नेटवर्क बनाते हैं हमारे जो छोटे छोटे रूट्स होते हैं उसके आसपास. और दे पेनिट्रेट द रूट सेल्स. द हाइफी हैव अ वेरी लार्ज surface area that absorb mineral, iron and water from the soil from a much larger volume of soil that perhaps a root cannot do. जो रूट नहीं कर पा रहा है एब्जॉर्प्शन में. इसके पास इसलिए हाइफी के पास जो अब हाइफी क्या होता है ये हम चैप्टर में, एक चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर, उसमें हम देख चुके हैं. जो फंगी देख रहे थे उसमें हम फंगी के बारे में भी देखे हैं. थर्ड चैप्टर से पहले वाला चैप्टर शायद सेकेंड चैप्टर है वो, हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. उसमें हमने फंगी के बारे में भी देखा है. तो उसमें फंगी के बारे में हाइफी क्या होता है वो बताया गया है. एब्जॉर्प्शन का इसमें यहाँ पे काम करेगा ये, और मिनरल्स और वाटर जो एब्जॉर्ब करके रूट को पहुँचाएगा. द फंगस प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर टू द रूट्स. इन टर्न द रूट्स provides sugar and containing carbohydrate compounds to the mycorrhiza. तो वाटर उसको वाटर मिनरल
प्रोवाइड कराएगा, और उससे खुशी होने के बाद जो हमारा रूट होगा, मतलब प्लांट होगा, उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो भी चाहेगा दूसरे का भी फ़ायदा हो, तभी तो अगली बार पेड़ देगा, ना देगा नहीं वो, एज ह्यूमन नेचर। तो वो क्या करेगा, उसको शुगर देगा जिंदा रहने के लिए, और कुछ कंपाउंड देगा जिसमें नाइट्रोजन होगा, माइकोराइजा को। सम प्लांट्स हैव एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइकोराइजा। कुछ प्लांट जो होते हैं उनके ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है माइकोराइजा के साथ। फॉर एग्जाम्पल, पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेबलिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। ठीक, तो पाइनस सीड्स जो होते हैं वो बिना माइकोराइजा के जर्मिनेट नहीं हो सकते, मतलब इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है फंगी का एसोसिएशन पे। वाटर मूवमेंट। अब वी लुक्ड एट हाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड मूव इट इनटू द वेस्कुलर टिश्यू। हमने देखा अब तक कि कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है और फिर उसको वेस्कुलर टिश्यू तक भेजा जाता है। We now have to try and understand how this water is transported to various parts of the plant. अब हम देखेंगे कि ये पानी को कैसे दूसरे पार्ट्स में भेजा जाएगा प्लांट में। अभी तो सिर्फ वेस्कुलर टिश्यू तक पहुंचा है ना, पूरे प्लांट तक नहीं पहुंचा, अभी सिर्फ टिश्यू तक पहुंचा जहाँ से ये जाएगा। इम्पोर्टेंट काम होने वाला है। Is the water movement active or is it still passive? Since the water has to be moved up a stream against gravity and provides the energy for this. मतलब यहाँ पे क्या है कि ग्रेविटी जो है उसके अगेंस्ट जाके पानी को पहुँचाना है। तो ये पूछ रहा है ये एक्टिव होगा कि पैसिव होगा। तो ये एक्टिव होगा क्योंकि हम इसमें एनर्जी खर्च कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। आते हैं रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर के थ्रू भी आएगा, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पानी को पहुँचाने के लिए। एज वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ द रूट्स, वाटर फॉलोज इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, एंड इंक्रीजेज द प्रेशर इनटू द साइलम। ठीक, तो जो वाटर होगा वो इंक्रीज कर देगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा साइलम के अंदर, फिर इसी प्रेशर से वाटर ऊपर जाएगा। दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर, और इसको हम रूट प्रेशर बोलेंगे। एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट्स। Understand. How can we say that root pressure exists? Choose a small soft stemmed plant and one on a day when there is plenty of atmospheric moisture. Cut the stem horizontally cut करना stem को near the base की तरफ with a sharp blade. Early in the morning, सुबह सुबह you will soon see drops of solution ooze out of the cut stem. स्टेम से कुछ बाहर आता हुआ दिखेगा, कुछ सॉल्यूशन। दिस कम्स आउट ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर। ये पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से आता है। इफ यू फिक्स रबर ट्यूब टू द कट स्टेम, वहाँ पे रबर ट्यूब लगा दें एट द स्लीव, यू कैन एक्चुअली कलेक्ट एंड मेजर द रेट ऑफ एक्सुडेशन and also determine the composition of the exudates. तो उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं और composition भी चेक कर सकते हैं। Effects of root pressure is also observable at night and early morning, even if pressure is low, and excess water collection in the form of droplet around the special opening of weaves near the tip of glass blades. Glass blades जो है उसके टिप पे ग्रास को जो है ग्रास ब्लेड्स जो है उसके टिप पे देखने को मिलेगा। और जबकि नाइट के समय में प्रेशर बहुत कम होता है, फिर भी देख सकते हैं इस प्रेशर को। लीव्स ऑफ मैनी हर्बेशियस प्लांट्स, और मैनी हर्बेशियस प्लांट को भी देख सकते हैं। सच वाटर लॉस इज इन इट्स लिक्विड फेज इज नोन एज गुटेशन, और इसको गुटेशन बोलते हैं इस वाटर लॉस को।
रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट, मतलब क्या है वो एवापोरेशन नहीं है ना, कंडेंसेशन इसलिए बोल है उसको हम, क्योंकि अगर एवापोरेशन होता वो तो वो क्या कहते हैं गैसियस फॉर्म में होता, पर ये लिक्विड फॉर्म में है तो उसको एवापोरेशन नहीं बोलेंगे, भले से पानी निकल रहा है पर ये लिक्विड फॉर्म में है इसलिए हम बटन बोलेंगे। पूछा जा सकता है बटन क्या होता है। Root pressure can at best only provide a modest push in the overall process of water transport। जो रूट प्रेशर होता है बस वो धक्का दे के आगे बढ़ा सकता है बस। They obviously do not play a major role in water movement of tall trees। ज़्यादा बड़े लंबे लंबे ट्री होते हैं उसमें ये ज़्यादा काम नहीं करता है, बस थोड़ा सा धक्का दे सकता है बस। The greatest contribution of root pressure may be to re-establish the continuous chain of water molecules in the xylem, which often break under the enormous tensions created by transpiration। ये जनरली किसकी वजह होगा, जो भी ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से यहाँ पे टेंशन क्रिएट की जाएगी, उसके थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू होगा ये। रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जो रूट प्रेशर होता है वो जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है उसको मेजॉरिटी पर डिपेंड नहीं करता है। मोस्ट प्लांट मीट देयर नीड बाय ट्रांसपिरेटरी पुल। तो जो मतलब जिसमें अगर रूट प्रेशर नहीं भी है तो भी वो अपना प्लांट का मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ट्रांसपिरेटरी पुल के जरिए। ट्रांसपिरेटरी पुल क्या होता है, ये रहा रूट, ये रहा प्लांट और यहाँ पे पत्ता है मतलब। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर लॉस होगा सन की वजह से, कुछ रेज आएंगी सन की वजह से, यहाँ पे वाटर लॉस होगा और यहाँ पे वाटर लॉस होकर कमी हो जाएगी यहाँ पे पानी की। तो यहाँ पे एक खिंचाव बनेगा नीचे से ऊपर से, मतलब खिंचाव बनेगा पानी खींचने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी जगह लेने के लिए नीचे से पानी आएंगे। ये जब यहाँ से पानी निकल जाएगा तो यहाँ से जो वाटर आएगा तो वहाँ पर उसकी जगह लेगा। तो ये एक जगह का पुल बनता है, ऊपर की तरफ खींचता है ये पुल, जिसकी वजह से पानी जो होता है वो पहुँच पाता है लीफ तक। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपिरेशन पुल। तो जो भी हम देखे थे कैसा पुल होगा, अब इसमें देखेंगे कैसा वो पुल जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है लीफ के थ्रू वो कैसे होगा अच्छे से, मतलब थोड़ा और डिटेल में देखेंगे अब, क्योंकि अभी बताया नहीं गया तो सब बताया जा रहा है। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ अ हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है प्लांट में। द फ्लो ऑफ वाटर अपवर्ड थ्रू अ जाइलम टू द जाइलम इन द प्लांट्स कैन अचीव फेयरली हाई रेट्स। समझ में आएगा, अप टू 15 मीटर्स पर आवर, मतलब 15 मीटर एक घंटे में। हाउ इज दिस मूवमेंट अकम्प्लाइज्ड? A long-standing question is whether water is pushed or pulled through the plant. Most researchers agree that water is mainly pulled through the plant, and that the driving force for this process is transpiration from the leaves. This is referred to as the cohesion tension transpiration pull model of water transport. But what generates this transpiration pull? मतलब ये कैसे जनरेट होगा? Water is transparent in plant, transist in plant. Less than 1% of water reaching of leaves is used in photosynthesis। photosynthesis में कम से कम 1% से भी कम वाटर यूज होता है जो पहुँचता है लीफ के पास तक। Most of it is lost through the stomata। ज़्यादा वो लॉस रहता है in the leaves, स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा वो एवापोरेट होकर। दिस वाटर लॉस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, और इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन होगा ना तो एवापोरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। यू हैव स्टडीड ट्रांसपिरेशन इन एन अर्लियर क्लासेस एंड हेल्दी प्लांट इन पॉलीथीन बैग एंड ऑब्जर्विंग द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड इनसाइड द बैग। मतलब एक कोई पॉलीथीन बैग हो, छोटे प्लांट को उसको रैप कर लो, रैप करके बांध दो, थोड़ी देर बाद देखोगे उसमें जैसे पानी के ड्रॉपलेट मिलेंगे, जैसे कि कोई चावल बना रहे होते हैं और उसको ढक देते हैं तो ऊपर से तो ऊपर आ जाता है भाप एवापोरेशन। तो वैसे ही देखने को मिलेगा इस पॉलीथीन बैग में भी। इससे हम समझ सकते हैं कि एवापोरेशन हो रहा है, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। यू कुड ऑल्सो स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम अ लीफ यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। इससे भी हम कर सकते हैं कोबाल्ट क्लोराइड पेपर से, विच टर्न्स कलर एज एब्जॉर्बिंग वाटर।
और जब जैसे ही वो ट्रांसफर करता है उसका कलर जो होता है चेंज होता रहता है। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, वरना फिर बड़ा लेक्चर। बस यही उम्मीद रहेगी आप लोगों से।